बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है, न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती है, और फिर भी तुम उसे चार बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती, और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो, अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे, आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी।
धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे ज़रूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोल ना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं? तू रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी।
मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटिया, माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं। सुबह का समय पंछियों की हल्की चहचहाट के बीच एक झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर सीताराम अपने बिस्तर से उठता है। सामने कोने में दो जवान बेटियां मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। पिंकी रिंकी कुछ बना कि नहीं? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। बाबा चाय चढ़ा दी है। रात की थोड़ी सी सूखी रोटी भी है, गरम कर देती हूँ। हाँ, और खेतों में जाना भी है ना बाबा, आज सिंचाई जो करनी थी। हाँ बेटा, खेत ही तो है जो 2 वक्त की रोटी दिलाते हैं, वरना इस दुनिया में हमारा कौन। दोपहर का समय था। खेत में सीताराम और उसकी बेटियां काम कर रहे थे। गर्मी का मौसम और धूप तेज, तीनों कड़कती धूप में काम में जुटे थे। यह मिट्टी भी अब फल नहीं देती। बीज डालता हूँ तो सोचता हूँ, क्या यह बेटियों के हाथ पीले कर पाएगी? बाबा आप चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ जरिया निकल ही आएगा। हाँ, और हमें कोई राजकुमार से तो शादी नहीं करनी। एक अच्छा इंसान मिल जाए जो मेहनती हो, बस वही काफी है। बेटी, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। काश तुम्हारी अम्मा होती तो कुछ सलाह देती। मैं तो बस डरता हूँ समाज से और यहाँ के लोगों से। शाम का समय सीताराम घर से निकलकर गांव के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी चौपाल पर बैठे थे। सीताराम पास आकर धीरे से बात करता है। पंडित जी, आप तो सब जानते हैं, मेरी बेटियां अब शादी लायक हैं। कोई अच्छा लड़का दिखे तो जरा मेरी ओर भी ध्यान दीजिएगा। सीताराम, जमाना बदल गया है। अब लोग दहेज देखते हैं, जमीन जायदाद पूछते हैं। तुम्हारे पास है क्या? पंडित जी, मेरे पास तो बस 2 बीघा जमीन है और मेरी 2 बेटी जो मेरे लिए अनमोल रत्न है। अच्छा ठीक, देखता हूं। 1-2 परिवार हैं जो सीधे साधे हैं, बात करूंगा उनसे। लेकिन क्या पंडित जी? तुम्हें दहेज की बात सोचनी पड़ेगी सीताराम, यह समाज का चलन है। पंडित जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस अपनी बेटियां ही हैं। रात का समय दोनों बहनें एक कोने में बैठी थीं, जहां टूटी दीवार से चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर रोती हैं। दीदी बाबा रोज रोते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। साहूकार का कर्ज और हमारी शादी की फिक्र दोनों उनको खाए जा रही है। रिंकी, मैंने तय कर लिया है,
मैं शहर जाऊंगी नौकरी ढूंढने, कुछ भी करूंगी, पर बाबा को इतना परेशान नहीं देख सकती। हाँ, और मैं यहीं रहकर खेत संभालूंगी। जब तक तू पैसे भेजेगी मैं घर संभाल लूंगी। हम एक दिन बाबा का सपना पूरा करेंगे रिंकी। अगली सुबह सीताराम अकेला खेत पर काम कर रहा था। दोपहर का समय हो चुका था। गर्मी तेज थी। खेतों से कुछ दूरी पर एक नहर था और एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहीं पेड़ नीचे सीताराम अकेला बैठा गया। लेकिन आज सीताराम की आंखों में बेबसी थी। बेचारा बहुत ही लाचार और हारा हुआ लग रहा था। क्या मैं अच्छा बाप नहीं हूं? दो दो बेटियां जवान हैं और मेरे पास ना देने को दहेज है, ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही पैस कमाने का कोई दूसरा साधन, और ऊपर से सेठ का कर्ज भी बाकी है। वह थोड़ा रुकता है, फिर नहर की ओर देखता है। क्यों जी रहा हूं मैं, और किसके लिए? मैं तो बोझ बन गया हूं पिंकी और रिंकी पर। मेरा तो मर जाना ही बेहतर है। सीताराम धीरे धीरे नहर की ओर बढ़ता है। उसकी चाल लड़खड़ाती है। माफ करना बेटियों, तुम्हारा बाबा हार गया। वह जोर का छलांग लगाता है। कुछ ही क्षण में सन्नाटा, हवा थम सी जाती है। उसी समय रास्ते से एक मछुआरा हरी वहां मछली पकड़ने के लिए आता है। तभी उसकी नजर नहर में सीताराम की ओर जाती है। अरे बाप रे, ये तो सीताराम है। हरी जल्दी से टोकरी फेंककर किसी तरह सीताराम को नहर से निकलता है। हे भगवान, इसकी तो धड़कन रुक चुकी है, यह तो मर गया। हरी जल्दी से चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागता है। गांव वालों, अरे कोई है, सीताराम ने खुदकुशी कर ली है। कुछ देर बाद सीताराम के घर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सीताराम का मृतक शरीर एक चादर में लिपटा हुआ पड़ा था। पिंकी और रिंकी उसके पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। गांव की कुछ औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। हम वादा करके गए थे कि सब संभाल लेंगे, फिर क्यों छोड़ गए हमें? बाबा, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? हाय सीताराम, तो बहुत सीधा आदमी था, बेटियों की चिंता खा गई उसे। हाँ, आजकल दहेज के डर ने न जाने कितने बापों को निगल लिया है। रात का समय। झोपड़ी में काफी अंधेरा था। पास में एक दीपक जल रहा था। दोनों बहनों के सामने सूखी रोटी रखी थी। अब तू ही है मेरा सहारा रिंकी। हाँ, और तू मेरा। अब बाबा की चिता के साथ हमारा डर जल चुका है। अब सिर्फ एक मकसद है, अपने पैरों पर खड़ा होना। हाँ, हम बाबा के सपने को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब जो होगा हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। एक महीने बाद टूटी हुई झोपड़ी के अंदर पिंकी और रिंकी चुपचाप बैठी थी। रिंकी, 1 महीना हो गया बाबा को गए। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हाँ दीदी, ना कोई काम मिला, ना कोई सहारा। बस यही जमीन और झोपड़ी बची है, जिसे अब बचा पाए या नहीं पता नहीं। तभी बाहर से एक भारी आवाज आती है। पिंकी, रिंकी, ओ दोनों बहनों, बाहर आओ। पिंकी और रिंकी जल्दी से बाहर आती हैं। सामने लंबा चौड़ा मोटा ताजा सेठ सोहनलाल खड़ा था। पीछे उसका नौकर लाठी थामे हुए था। सोहनलाल की आंखों में लालच और चालाकी साफ झलक रही थी। सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते बाद में करना। तुम्हारे बाप सीताराम ने अपनी औरत की बीमारी के इलाज के लिए मुझसे कर्ज लिया था। अब वो मर गया, तो कर्ज तुम दोनों को चुकाना होगा। सेठ जी, अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। आप थोड़ा समय दे दीजिए। समय? ये मेरी रकम है, कोई दया नहीं है। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं दिए तो ये जमीन और झोपड़ी मेरी हो जाएगी। दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं, सब पहले से लिखा जा चुका है। सेठ जी, यह जमीन बाबा की जान थी।
कम से कम कुछ तो रहम कीजिए। रहम अब मैं नहीं करता। 7 दिन है तुम्हारे पास, या पैसे दो या अपना घर खाली करो। सेठ घमंडी अंदाज में वहां से चला जाता है। दोनों बहनें अवाक खड़ी रह जाती हैं। रात का समय झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। दोनों बहनें चुपचाप बैठी थीं। एक कोने में थोड़ा चावल रोटी रखी थी, पर किसी को भूख नहीं थी। गीता बाबा की छोड़ी जमीन भी अब हमारी नहीं रहेगी। हाँ, बचपन इसी मिट्टी में बीता और अब यहीं छीन ली जाएगी। इस समाज में गरीब होना पाप है दीदी। कुछ करना होगा गीता। कहीं काम मिल जाए तो शायद कुछ उम्मीद जगे। कल ही मैं कहीं मजदूरी जाऊंगी। अब चाहे नौकरानी बनूं या बर्तन मांजूं, पर कुछ तो करूंगी। इसके बाद रिंकी घर का काम करती और पिंकी गांव में ही अमीर लोगों के यहाँ काम करने लगी। इस तरह पूरा हफ्ता बीत गया। 7 दिन बाद सेठ सोहनलाल फिर आया। इस बार उसके साथ 2 आदमी और थे, एक नौकर और एक पटवारी। पिंकी काम करने गई हुई थी, जिस वजह से रिंकी अकेली थी। ए लड़की, तुम्हारा समय पूरा हुआ। कहाँ है मेरे पैसे? सेठ जी, मेरी बहन काम करने गई है, कुछ पैसे लाती होगी। बकवास बंद कर। अब यह जमीन और झोपड़ी मेरी है। पटवारी जी, कागज तैयार है? हाँ सेठ जी, सब लिखा पड़ा है। सेठ जी, मेरी बहन को तो आने दीजिए। चलो हटो लड़की, यह जगह अब मेरी है। तुम खुद अपना सामान लेकर निकल जाओ, वरना बेमतलब के मुझे फेंकने पड़ेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। रिंकी झोपड़ी से कुछ सामान लेकर चुपचाप निकलकर बाहर बैठ जाती है और सेठ झोपड़ी में बड़ा तला लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में पिंकी भी काम से लौट आती है और सामने जमीन पर बैठी रिंकी को देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ रिंकी? तू ऐसे बाहर क्यों बैठी है? क्या हुआ बहन? कुछ तो बोल। दीदी, सेठ आया था और उसने हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन लिया दीदी। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं दीदी। अब हम झुकेंगे नहीं। अब बारी हमारी है समाज को जवाब देने की। चलो रिंकी, अब इस गांव में हमारा कुछ नहीं बचा, बस यादें हैं और दर्द। हाँ दीदी, लेकिन जब तक हम साथ हैं, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पिंकी और रिंकी अपनी झोपड़ी को आखिरी बार पलट कर देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथों में एक छोटी पोटली और एक दूसरे का सहारा था। दोनों बहनें जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उनके पांव कांप रहे थे, पर उनका हौसला उन्हें थामे हुए था। दोपहर का समय, सूरज सिर पर था। पसीने से लथपथ पहने एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठती हैं। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी सामने से आता है और उनको देखकर रुक जाता है। दोनों बहनें थोड़ा घबरा जाती हैं, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में अपनापन था। अरे बेटियां, कहाँ जा रही हो इस तपती दोपहर में? चेहरे से तो लग रहा है कोई भारी दुख लेकर निकली हो। दोनों बहनें उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। घबराओ मत बेटा, मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूं। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। बाबा, हम अपना घर खो बैठे हैं। हमारे पिता की मौत के बाद गांव का सेठ हमारी जमीन और झोपड़ी दोनों छीन ली। अब हमारे पास ना पैसा है ना कोई ठिकाना। बस पेट भरने और इज्जत बचाने की कोशिश में निकले। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। बेटियों को यूं दर दर भटकना पड़ रहा है। बेटा, मेरा घर यही पास में है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर में बस मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। लेकिन बाबा, हम किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहते। हम कुछ काम करके इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। हाँ हाँ, काम भी कर लेना। पहले सर पर कोई छत जरूरी है बेटा, वरना इस कलयुग में दरिंदों की कमी नहीं, जो तुम जैसी मासूम को नोचने के तलाश में फिरते हैं। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बाबा, हम आपके साथ चलते हैं। बस आप हमें कुछ काम दिला दीजिए। हाँ बेटा, बस मेहनत से मत डरना। बिल्कुल नहीं। हमने तो खेतों में भी काम किया है, चूल्हा भी जलाया है और बर्तन भी मांजे हैं। इसके बाद दोनों बहनें बूढ़े आदमी के छोटे से घर में पहुंचते हैं।
सामने उनकी पत्नी आंगन में बैठ उनका इंतजार कर रही थी। अजी, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? और ये दोनों कौन है आपके साथ? सुमित्रा, अंदर चलो, सब बताता हूं। सुमित्रा उन्हें भीतर ले जाती है। एक साधारण सा घर, लेकिन अपनापन भरा हुआ। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम हरदेव था, गांव का रिटायर्ड मास्टर थे। उनकी पत्नी सुमित्रा ने दोनों बहनों को पानी दिया, खाना परोसा। महीनों बाद पेट भर खाना खाकर दोनों की आंखें भर आईं। बाबा, आपने कहा था कि हमें काम दिलाएंगे। हाँ बेटा, उसी के बारे की सोच रहा हूँ। बेटी, मैं अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन घर पर मन नहीं लगता, इसलिए गांव के साहूकार के पास मुंशी का काम करता हूँ। अगर तुम कुछ पढ़ी लिखी हो तो मेरे साथ चलो, वहां एक कर्मचारी की जरूरत है। बाबा, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस 8वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन रिंकी पढ़ाई में बहुत तेज है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और हिसाब किताब की बहुत तेज भी है। आप उसे वहाँ नौकरी पर रखवा दीजिए और मेरे लिए कोई और काम देख लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि रिंकी इतनी होशियार है। मैं आज ही रिंकी को लेकर साहूकार के पास जाता हूँ। हरदेव रिंकी को लेकर साहूकार के पास जाते हैं। सेठ जी, ये रिंकी है, मेरे भाई की बेटी, बड़ी होशियार है। आप बोल रहे थे ना कि एक कर्मचारी की जरूरत है, अगर आप इसे काम पर रख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ मुनीम जी, आप बोल रहे हैं कि होशियार है तो काम पर रख लीजिए और सारा काम समझा दीजिए। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरदेव जी रिंकी को सारा काम समझा देते हैं। रिंकी नौकरी पाकर बड़ी खुश होती है। इधर पिंकी को काकी गांव की औरतों के पास ले जाती हैं, जो पापड़ बनाने का काम करती हैं। बेटा, ये औरतें घर पर ही मिलकर पापड़ बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। तू भी सीख ले, अगर तुझे इन सब कामों में मन लगता है तो। हाँ अम्मा, मुझे तो इन सब कामों में ही मन लगता है, मैं जरूर सीखूंगी। पिंकी औरतों के साथ मिलकर पापड़ बनाना सीखने लगती हैं। शाम को दोनों बहनें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीदी, मुझे काम मिल गया और सारा काम भी काका ने बहुत अच्छे से समझा दिया। रिंकी, मुझे भी काकी ने गांव की औरतों के साथ पापड़ बनाने के काम में लगवा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, अब हम दोनों बाबा की जमीन भी छुड़वा लेंगे। हाँ रिंकी, और ये सब सिर्फ काका और काकी की वजह से हुआ है। हम दोनों आपका ये आभार कभी नहीं भूल सकते काका। हमें नए जीवन के साथ साथ माँ बाप भी मिल गए। बेटा, अभी तो तुम दोनों को बहुत आगे जाना है, बस दोनों बहुत मेहनत करो। अब दोनों बहनें काम पर जाने लगी और बहुत मेहनत करने लगी। पिंकी अब बहुत अच्छे पापड़ बनाने लगी और रिंकी के काम से सेठ भी बहुत खुश था। और एक दिन, सुनिए जी, मुझे ये रिंकी बहुत पसंद है। हाँ, लड़की तो बहुत होशियार है। मेरे मन में एक बात है। कैसी बात? मुझे ये लड़की अपने रमन के लिए बहुत सही लग रही है। सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। हाँ, और होशियार भी। तुमने ये बिल्कुल सही सोचा है। मैं कल ही मुंशी जी से इस बारे में बात करता हूँ। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? मुंशी जी, आपसे रिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ सेठ जी, उससे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, दरअसल आपको कोई एतराज ना हो तो हम अपने बेटे रमन की शादी रिंकी से करना चाहते हैं। हाँ मुंशी जी, आप जल्द ही उसके माँ बाप को बुलाइए, हमें उनसे भी मिलना है। मालकिन, दरअसल उसके माता पिता का निधन हो चुका है, बस एक बड़ी बहन है और ये दोनों मेरे भाई की बेटी नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सेठ जी, दरअसल ये दोनों बहनें अनाथ हैं और मुझे ये दोनों जंगल में मिले थे, तो मैं उनको अपने साथ घर ले आया और मैं ही अब उनका सब कुछ हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, अब आप ही उनके सब कुछ हो तो फिर आप ही रिश्ता तय करो। हाँ मालकिन, रमन बाबू जैसा लड़का रिंकी को मिल जाए, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। लेकिन क्या मुंशी जी, अब क्या परेशानी है? सेठ जी, रिंकी और पिंकी दो बहनें हैं और रिंकी पिंकी से छोटी है, और छोटी बहन की शादी पहले हो जाए तो समाज पिंकी में कमियां देखने लगेगा, जबकि वो तो और भी होशियार और सुशील है। अगर आप कुछ दिन रुक जाएं और पिंकी की शादी पहले करने दें तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। हाँ मुंशी जी, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो रमन की शादी जल्द से जल्द करनी है। आप एक बार सोचिए जरा। ठीक है सेठ जी, मैं आज घर पर बात करता हूँ।
हरदेव घर पहुंचते हैं। वो बहुत खुश थे और थोड़ा परेशान भी। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ सुमित्रा, थोड़ी उलझन में हूँ। कैसी उलझन में काका? बेटा, दरअसल सेठ जी और मालकिन को रिंकी बहुत पसंद है और वो अपने इकलौते बेटे से रिंकी की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं काका? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें क्या परेशानी है बाबा? हाँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर आप परेशान क्यों हैं? परेशानी की ये बात है कि पिंकी, तेरी शादी से पहले भला मैं रिंकी की शादी कैसे कर सकता हूँ? रिंकी को इतना अच्छा परिवार मिल रहा, वो हमेशा खुश रहेगी। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं। आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। बेटा, अभी तू नहीं समझती, ये समाज बहुत जालिम है। छोटी बहन की शादी पहले हो गई तो लोग तुझमें कोई न कोई कमी ढूंढने लगेंगे। बाबा कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बाबा, बिल्कुल ठीक बोल रहे। और सुन दीदी, तेरी शादी से पहले मैं शादी नहीं करूंगी। तुम सब चुप हो जाओ। और हाँ, पिंकी की शादी पहले होगी। मैंने तो पिंकी के लिए बहुत पहले ही एक लड़का पसंद कर लिया है। सुमित्रा, ये तुम क्या बोल रही हो? कौन है वो लड़का? हमारा बेटा अमित। भला पिंकी से अच्छी बहू हमें मिल सकती है क्या? मैंने तो पिंकी को कब की अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, बस आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। सुमित्रा, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं कल ही अमित को फोन करके बुलाता हूँ और सेठ जी को भी रिंकी की शादी के लिए हाँ कर देता हूँ। बाबा, आपका बेटा? हाँ बेटी, हमारा एक बेटा है जो शहर में नौकरी करता है। अब दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में होगी। रिंकी और पिंकी दोनों बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है, पिंकी की अमित से और रिंकी की रमन से। रिंकी का पति रमन शहर में एक बड़ा वकील था। एक दिन रिंकी उसे अपने पिता की जमीन और घर के सारे कागजात दिखाती है। रमन कागजात देखते ही समझ जाता है कि गांव के साहूकार ने उनके साथ धोखा किया है और दूसरे ही दिन दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ अपने गांव जाती हैं। रिंकी और पिंकी को ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों से उतरता देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वो लोग साहूकार के पास जाते हैं। सुन साहूकार, तुमने जो धोखा इन दोनों बहनों के साथ किया है उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ये तुम क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे बिल्कुल सच है और वो तुझे भी पता है। इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं, तू जमीन और घर की कागजात हमें दे दे। साहूकार समझ जाता है कि अब उसकी धोखाधड़ी सामने आ गई है। वो चुपचाप घर के सारे कागजात उन्हें दे देता है। रिंकी और पिंकी अपने झोपड़ी में पहुंचते आज दोनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अभिमान था। दीदी, आज बाबा बहुत खुश होंगे। हाँ रिंकी, आखिर हमने उनका अधूरा काम पूरा किया है।